नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। पिछले वीडियोज़ में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत संस्कृत का अध्ययन किया, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का अध्ययन किया। आज हम आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत हिंदी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है और संस्कृत से हिंदी की जो यात्रा है वो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश होते हुए हुई है। संस्कृत में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 थी: पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। पाली में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई, एक चौथी बोली उसमें दक्षिणी जुड़ गई थी। पाली से प्राकृत में 6 क्षेत्रीय बोलियां हो गई थी और इन्हीं 6 नामों की अपभ्रंश भी थी, जिनसे हिंदी की 5 उपभाषाएं और अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। प्राकृत के 6 रूप और इन्हीं नामों से अपभ्रंश के 6 रूप, इन्हीं से हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। ये 6 रूप है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाले भाषा वर्ग हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी निकली है। व्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी निकली है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी निकली है और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया निकली है, जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है। अब यदि हम हिंदी की दृष्टि से बात करें तो हिंदी की उपभाषाएं या हिंदी के वर्ग हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी। इन्हीं से हिंदी की 17 बोलियों का जन्म हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती है: मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत 2 बोलियां आती है: मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। बिहारी के वर्ग में 3 बोलियां आती है: भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती है: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस तरह हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इनसे 17 बोलियां निकली है और इनका एक सम्मिलित नाम हिंदी है। ये हिंदी का उद्गम या हिंदी का उद्भव जो है 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश से होता है और आज तक की इसकी यात्रा जो है वह लगभग 1000 वर्षों की यात्रा है। यदि हम इसके विकास की बात करें तो इस पूरे हिंदी भाषा के विकास के काल को, 1000 वर्षों के काल को हम जो है 3 कालों में बांट सकते हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। साहित्य की यदि हम बात करें, साहित्य के इतिहास की दृष्टि से हम बात करें तो ये जो काल है वो 4 है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चूँकि यहाँ हम साहित्य की नहीं, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो कालों का जो वर्गीकरण है वो अलग है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पहला काल आदिकाल, इसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक मानी जाती है। यदि हम साहित्यिक कालों की दृष्टि से बात करें तो इसमें पूरा आदिकाल और भक्तिकाल का प्रारंभिक समय भी इसमें शामिल हो जाता है। अब हम इस काल की भाषिक विशेषताओं और साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। चूँकि हिंदी जो है अपभ्रंश से निकली है, इसलिए इस शुरुआती काल में अपभ्रंश का इस पर भरपूर प्रभाव था। सबसे पहली विशेषता यह है कि इस काल तक आते आते यानी आदिकाल में जब हिंदी शुरू हुई तो इसमें 2 स्वर ऐ और औ और जुड़ गए। ये दोनों स्वर अपभ्रंश में नहीं थे, ये आदिकाल में हिंदी के उद्भव के साथ ही हिंदी में जुड़ गए। यदि व्यंजनों की बात करें तो इसमें ड और ढ 2 व्यंजन भी जुड़े। अपभ्रंश में केवल ड और ढ थे, इनके नीचे नुक्ता लगाकर इनमें इनका जो ध्वनि परिवर्तन है वो आदिकाल में हुआ और ये दोनों नए व्यंजन आदिकाल में हिंदी में जुड़ गए।
यदि वियोगात्मकता की बात करें तो अपभ्रंश भी हालांकि वियोगात्मक थी, लेकिन कुछ हद तक संयोगात्मकता की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। हिंदी तक आते आते आदिकाल में जो हिंदी थी वो उसमें वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य प्रमुखता हो गई थी। इसके साथ ही इसमें तत्सम शब्दावली में भी वृद्धि हुई। इसका एक प्रमुख कारण ये था कि भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था और भक्ति विषयक रचनाओं का प्रचुर मात्रा में भक्ति विषयक रचनाएं लिखी जा रही थी। इस कारण तत्सम शब्दावली का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। मुस्लिमों के आगमन के कारण, मुस्लिम जातियों के आगमन के कारण विदेशी शब्दों जैसे अरबी, फारसी, तुर्की और पश्तो के शब्द भी हिंदी में आ गए थे। यदि हम साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो इस काल का जो अधिकतर साहित्य है वो डिंगल, मैथिली, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में लिखा गया है। यदि प्रमुख कवियों की बात करें तो इस काल में चंद्र बरदाई, गोरखनाथ, विद्यापति जो आदिकाल के कवि हैं वो इसके प्रमुख कवि हैं, जबकि कबीर भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन भक्ति काल के प्रारंभिक दौर के कवि हैं, इसलिए ये भाषा की दृष्टि से हम उन्हें आदिकाल में रख देते हैं। दूसरा काल मध्यकाल, इसकी समय सीमा 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल के अंतर्गत भक्ति काल का प्रवर्ती रूप यानी बाद वाला काल और रीति काल का पूर्ववर्ती काल इसमें यानी पहले वाला काल इसमें शामिल किया जाता है। यदि इसकी व्याकरणिक और साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो इस काल में फारसी जो है वो राजदरबारों की भाषा हो गई थी और इसी कारण उच्च वर्ग के लोगों में अरबी फारसी शब्दों का प्रचलन बढ़ गया था और इन्हीं के कारण हिंदी में 5 नए व्यंजन शामिल किए गए, क, ख, ग, ज और फ। इनका उच्चारण हिंदी के क, ख, ग, ज, फ से थोड़ा सा अलग था और इनमें इनके नीचे नुक्ता लगाकर ये ध्वनि परिवर्तन का स्वरूप गढ़ लिया गया था। यहाँ तक आते आते व्याकरण जो है वो काफ़ी कुछ स्वतंत्र हो गया था। आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश का काफ़ी प्रभाव था, अपभ्रंश के कई रूप हिंदी में प्रचलित थे, लेकिन यहाँ तक आते आते व्याकरण काफ़ी हद तक स्वतंत्र हो गया। इसके साथ ही अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो के लगभग 6000 हिंदी में आ गए थे। तत्सम शब्दों का अनुपात भी हिंदी में और बढ़ गया था। इसका कारण ये था कि भक्ति काल अपने चरम पर था और चरम पर होने के कारण भक्ति काल की रचनाओं के कारण, भक्ति विषयक रचनाओं के कारण तत्सम शब्दों का प्रचलन इसमें और बढ़ गया था। यूरोपीय जातियों के संपर्क के कारण पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनी, अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए थे। इस काल में विशेष रूप से अवधी तथा ब्रज में साहित्य रचना हुई। इसका कारण ये था कि अवधी रामस्थान की भाषा थी, जबकि कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज थी और लगभग इसी काल में राम और कृष्ण से संबंधित साहित्य अधिक रचा गया, इसलिए अवधी और ब्रज का विशेष उपयोग इस काल में हुआ। यदि कवियों की दृष्टि से बात करें तो जायसी, सूर और तुलसी ये भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, जबकि केशव, बिहारी और देव ये रीतिकालीन कवि ये इस पूरे काल के प्रमुख कवियों में आते हैं। तीसरा काल आधुनिक काल, इसकी समय सीमा 1800 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। यदि साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से बात करें तो इसके अंतर्गत रीति काल का परवर्ती समय और पूरा आधुनिक काल इसमें आ जाता है। यदि भाषिक विशेषताओं की बात करें तो आधुनिक काल तक आते आते क, ख, ग, ज और फ का प्रयोग शिक्षित वर्ग तक ही हो गया था। मध्यकाल में यह जो इन वर्णों का प्रयोग केवल उच्च वर्ग तक सीमित था, लेकिन शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण आम जन में भी, आम शिक्षित वर्ग में भी इन वर्णों का प्रयोग बढ़ा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद थोड़ी सी स्थिति बदली और क, ख, ग का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया। हालांकि ज और फ का प्रयोग सीमित मात्रा में, सीमित रूप से आज भी किया जाता है। इसके साथ ही अंग्रेजी के प्रभाव के कारण पढ़े लिखे शिक्षित लोगों में ओ ध्वनि का भी हिंदी में प्रयोग हुआ है।
यहाँ तक आते आते हिंदी पूर्णतः वियोगात्मक भाषा हो गई थी और उसके व्याकरणिक रूपों में भी काफ़ी हद तक स्थिरता आ गई थी। आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण लगभग 1850 के पश्चात हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी अधिक हुआ है, बढ़ा है। और साहित्यिक भाषा में अन्य विदेशी शब्दों का, विदेशी भाषाओं के शब्दों जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी का अरबी फारसी के जो जन प्रचलित शब्द थे उनका प्रयोग भी साहित्य में बढ़ा है। यदि हम पारिभाषिक शब्दों की बात करें तो हिंदी आज एक समृद्ध भाषा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था और सारी कार्यालयी शब्दावली जो थी वो अंग्रेजी से निर्मित थी। इस कारण उस समय लगभग 5-6 हज़ार शब्दों के अंग्रेजी शब्दों के समानार्थी पारिभाषिक शब्द बनाए गए थे। लेकिन आज हम पारिभाषिक दृष्टि से भी, पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से भी समृद्ध हैं और हिंदी में लगभग 1 लाख पारिभाषिक शब्द हो गए हैं। इस तरह ये हिंदी की जो भाषा की जो 1000 वर्षों की यात्रा है, इसमें हिंदी उत्तरोत्तर समृद्ध हुई है और आज हिंदी हमारी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। धन्यवाद।